आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी थी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी वो पोजेस करता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी इज़ एनर्जी ड्यू टू द पोजिशन। एनर्जी ड्यू टू पोजिशन। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है इसमें कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही होगी। कंजर्वेटिव फील्ड की। कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो कंजर्वेटिव फोर्स को अप्लाई करता है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करनी है तो हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि एक ये एक प्लैंक है और यहाँ पे ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर एक मास है m। इसको इस h हाइट से मैं इस प्लैंक पे थ्रो करता हूँ और उसके बाद ये प्लैंक जो होता है, ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है और ये प्लैंक यहाँ पे आ जाता है कंप्रेस होके। तो अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना है तो मुझे किसी ना किसी को रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पर, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी, सबसे बड़ी खूबसूरती मैं कहूँ इसकी, कि आप फ्री हो, आप इसको रेफरेंस ले सकते हो कि ये ज़ीरो पोटेंशियल है तो ये अपने आप में कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाइट की वजह से, ये अपने आप में कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाइट की वजह से। सो आपके ऊपर है, आप इसको रेफरेंस ले सकते हो कि इसके रेस्पेक्ट में ये पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, जब ये नीचे आ जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी निगेटिव हो जाएगी। आप इसको रेफरेंस ले सकते हो कि ये पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो ये निगेटिव एनर्जी h हाइट पे, और ये और कंप्रेस हुआ तो ये h प्लस, सपोज दिस वन इज x, सो h प्लस x। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कि आप किसी को भी यहाँ पर रेफरेंस ले सकते हो और उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज मैंडेटरी इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो इसलिए मैं कहूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक रिलेटिव क्वांटिटी है। क्लियर? तीसरा मैंने आपको क्यों बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला था पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स पर ही हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ड्यू टू द फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, इन पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पोजीशन की बात करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की ही बात करता है। अच्छा, दूसरा, किसी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? सो दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर? ये कहाँ से आया ये मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो वर्क उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल किसी स्प्रिंग के, अब क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो इट मीन्स उस पर फोर्स बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो इट मीन्स फोर्स घटेगी। सो नेगेटिव साइन हमारे पास यही शो कर रहा है। क्लियर? सो इसको मैं इस तरीके भी लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। क्लियर? दो अलग अलग पोजीशन पर अगर हमारे पास कोई फोर्स लगे उसके रेस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है। अगर हमारे पास फोर्स रिपल्सिव नेचर की है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अगर फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव नेचर की है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसके पीछे डायग्राम है, ग्राफ है, उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे जब हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज दिस वन इज पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी,
दिस वन इज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो रिपल्सिव फोर्स के लिए जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, और अट्रैक्टिव फोर्स के लिए जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। तो अब आप यहाँ देखिए, जैसे जैसे पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन कम हो रहा है, उनके बीच का जो आर है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। किसके लिए? रिपल्सिव फोर्स के लिए, और अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हमारे पास ये बढ़ती है। तो ये हमारे पास है रिपल्सिव के लिए, और ये हमारे पास है अट्रैक्टिव फोर्स के लिए। क्लियर? यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर आर बढ़ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, आर बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स का नेचर है। और अगर आर बढ़ रहा है, बॉडी के और बीच में जो सेपरेशन है अगर वो बढ़ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है, तो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की हुई। अगर आर बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है तो अट्रैक्टिव फोर्स है। आर बढ़ने से अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो वो रिपल्सिव नेचर की फोर्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कौन सी फोर्स नेचर में आ रही है। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी कर्व। सपोज हमारे पास किसी पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस और उसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का एक कर्व दिया हुआ है। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और ये पार्टिकल की पोजीशन है। क्लियर? सपोज कर्व कुछ इस तरीके से है। तो अब आप यहां पे देखिए कि जैसे जैसे आर बढ़ा, पहले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, इस पॉइंट पर लोएस्ट आई, फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हुई, यहाँ पर फिर फिक्स हो गई, नो चेंज, उसके बाद फिर पोटेंशियल डिक्रीज हुई, और उसके बाद ये कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स बन रहे हैं जो अलग अलग उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए इस डाउनवर्ड कर्व पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, इस लोएस्ट पॉइंट को कॉल करता हूँ बी, इस इंक्रीजिंग पॉइंट को कॉल करता हूँ सी, इस पॉइंट को कॉल करता हूँ डी, इस पॉइंट को कॉल करता हूँ ई, और इस पॉइंट को कॉल करता हूँ एफ। बात समझ में आया? अब एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा था du/dx, ये क्या बता रहा है? एफ। यानी इसका मतलब ये हुआ, इस कर्व पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यानी जो स्लोप होगा कर्व का वो क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। और निगेटिव के साथ इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास स्लोप निगेटिव हुआ, अगर हमारे पास निगेटिव स्लोप है, तो इसका मतलब एफ जो है वो पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव स्लोप है तो इसका मतलब एफ जो है वो निगेटिव है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ du/dx है। क्लियर? और अगर हमारे पास वो कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल ये बी पॉइंट पर कांस्टेंट है, डी पॉइंट पर कांस्टेंट है, और ये वाला जो सेक्शन है इस पर एफ पॉइंट पर कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या है? स्लोप जीरो है, एक तरह से फिक्स्ड है हमारे पास। तो वो हमारे पास क्या होगा? वहां पर फोर्स जीरो होगी। क्लियर? तो इन तीनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस पॉइंट ए की बात करता हूं। इस पॉइंट ए पर अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये टेंजेंट हमारे पास क्या बता रही है? कि निगेटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप मतलब आप यहां पे देखिए ना इसको, ये एंगल कितना बन रहा है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर बन रहा है तो इसका मतलब हमारे पास निगेटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप का मतलब यह हुआ कि यहां पर फोर्स इंक्रीज हो रही है। और पॉइंट अगर सी की बात करता हूं, तो यहां पर अगर मैं स्लोप बनाता हूं तो स्लोप कुछ ऐसे है। तो इस पॉइंट सी पर जो हमारे पास स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो इसका मतलब यहां पे डिक्रीजिंग फोर्स है। यानी निगेटिव फोर्स है, और ये हमारे पास पॉजिटिव फोर्स है। इसका मतलब है जो बी पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट बी की बात करता हूं, यहां पर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है,
तो इसका मतलब यहाँ पर अगर बी पॉइंट की बात करता हूँ तो ये हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है, और अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करता हूँ डी यू अपॉन डी एक्स तो वो कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा। और अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर डबल डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, लोएस्ट फैक्टर की है। इट मीन्स ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। तो जब u मिनिमम आता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम को मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। सपोज आपके पास ये एक बाउल है, इस बाउल में यहाँ पर एक हमारे पास एक बॉल रखी है। तो अगर मैं इस बॉल को यहाँ से थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके छोड़ दूँ तो बॉल ऐसे घूमती रहेगी और वापस आके यहीं रुक जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा इधर शिफ्ट करके तब छोड़ देता हूँ तो ये ऐसे फिर घूमेगी और फिर आके यहीं रुक जाएगी। तो वॉट एवर बी द डिस्प्लेसमेंट यू आर गिविंग दिस बॉल, सो ये अल्टीमेटली अपनी उसी पोजीशन पे आके रुकेगी जहाँ पर ये ऑलरेडी पहले थी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अगर किसी पार्टिकल को स्लाइट डिस्प्लेसमेंट देने के बाद वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए तो ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है। बात समझ में आया, क्लियर। अगर हमारे पास इस पॉइंट की बात करता हूं, देखिए अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं डी पॉइंट की, अब इस सी पर क्या है, नेगेटिव फोर्स है, और ई पॉइंट पर आप अगर देखोगे तो ए के साथ आ रही है तो ये हमारे पास पॉजिटिव फोर्स है। तो डी पर अब देखो यहां पे फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या दिखा रहा है, अगेन डी यू अपॉन डी आर जीरो हो गया या डी एक्स जीरो हो गया। लेकिन अब अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि डी यू अपॉन डी एक्स जीरो हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम तो है लेकिन इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर किसी पार्टिकल को मैं उसके इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो ये अपनी पोजीशन पर ना आए, अपनी पोजीशन छोड़ दे। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है अगर मैं इस बाउल को उल्टा करके रख दूं। सोचो, अभी भी तो हमारे पास ये बॉल उसके ऊपर रखी हुई है, लेकिन आप हल्का सा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो नीचे आके यहां गिर जाएगी, और अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे तो यहां आके गिर जाएगी। तो अभी भी हमारे पास ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ हाइट है, इस बॉल के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर हुआ। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम हो गए। तीसरा, अगर मैं इस पॉइंट एफ की बात करता हूं, इस पॉइंट एफ पर भी आप देखोगे कि डी यू अपॉन डी एक्स अगर मैं निकालता हूं तो यहां पर भी जीरो ही है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां पर भी कांस्टेंट ही है। तो लेकिन यहां पर अगर इसका मैं डबल डेरिवेटिव करता हूं तो डबल डेरिवेटिव भी जीरो आता है। तो इसका मतलब वो ये जो पोजीशन है ये क्या कहलाएगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर मैं यहां से इसको हटाई दूं और बॉल को सीधा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दूं, और अब अगर ये बॉल कहीं भी मूव करेगी तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी हर हाल में कांस्टेंट है। लेकिन जो इक्विलिब्रियम है हमारे पास वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम हमने यहां पे डिस्कस करे। तो पहला इक्विलिब्रियम क्या हुआ हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, डी यू अपॉन डी एक्स जीरो।
यानी नेट फोर्स इज जीरो। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब U जो है वो मिनिमम होगा एंड d2u अपॉन dx स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर u जो होगा वो मैक्सिमम होगा और d2u अपॉन dx स्क्वायर जो होगा वो निगेटिव होगा। थर्ड, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी u कांस्टेंट होगा, यहां पर भी कांस्टेंट ही है u, लेकिन मिनिमम वैल्यू के साथ है। ये भी कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू के साथ है। यहां पर भी u कांस्टेंट है, लेकिन इसका du अपॉन dx स्क्वायर जीरो होगा। तो ये तीन तरह के हमारे पास इक्विलिब्रियम हमने यहां ग्राफ से क्लियर कर, और मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको बता दिया। बॉल के अंदर अगर बॉल रखी है स्टेबल इक्विलिब्रियम, बॉल के उल्टा करने के बाद टॉप पे अगर रखी है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर बॉल को हमने ग्राउंड पे रख दिया देन इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर? इसके साथ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वर्क जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज हुआ है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। जब भी एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। सेकंड पॉइंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स U decreases, work done against conservative force U increases। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जितनी भी हमारे पास रेगुलर शेप्ड बॉडीज होती हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली उनका सेंटर ऑफ मास को स्टडी कीजिए या ज्योमेट्रिकल सेंटर को स्टडी कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक रॉड है ऐसे रखी है, और अब इस रॉड को मैं खड़ा कर देता हूं इस तरीके से, तो इसका ये जो सेंटर ऑफ मास है ये यहां पे आ जाएगा। तो क्योंकि ये हमारे पास अब हाइट इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई आपकी, और कितनी हो जाएगी? सपोज इसकी लेंथ अगर हमारे पास L है तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, अगर ये h है तो, और अगर मैं इसको बोलता हूं ये लेंथ L है तो ये मिड पॉइंट होगा इसका, तो h विल बी इक्वल्स टू L/2, तो मैं लिख सकता हूं mgL/2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? mg इंटू h। क्लियर हुआ? अब कुछ एग्जांपल से मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी हो गई, तो अब हम बात करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं हम ई से, तो जनरली यहां पर मैं टोटल एनर्जी ही कॉल करूंगा। सो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम दैट इज कॉल्ड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और यहां से आपको एक आपने बहुत फेमस लॉ पढ़ा होगा, प्रिंसिपल पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another form. You can transform kinetic energy into potential energy into kinetic energy, but the total mechanical energy remains same for the system. जब भी हम वर्क करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कभी बदलेगी नहीं. मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज ये आपके पास ग्राउंड है और ग्राउंड से इतनी हाइट पे, h हाइट पर, यहां पर एक बॉल रखी है m मास की, और इनिशियली इसको मैं ड्रॉप करता हूं. तो जब ड्रॉप करता हूं तो इनिशियली इसकी स्पीड कितनी होगी? 0. तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पोजीशन A पर तो कितनी हो जाएगी? हाफ mua², लेकिन वो 0 है तो 0 आ गई. और पोटेंशियल एनर्जी A पर कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी हाइट हो जाएगी mg इंटू एच, तो ये हो जाएगी mgh. तो अगर इन दोनों का सम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी इस पॉइंट A पर, तो ka प्लस ua दैट इज 0 प्लस mgh, तो ये mgh ही आएगी. अगर मैं लोएस्ट पॉइंट पर कैलकुलेट करता हूं पॉइंट B पर, तो ये तो हो गया हमारे पास A पॉइंट पर कैलकुलेट किया. अब मैं कैलकुलेट करता हूं B पॉइंट पर, तो काइनेटिक एनर्जी एट B पॉइंट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर कुछ ना कुछ उसने स्पीड गेन करेगा. सपोज द स्पीड इज v, और जब किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो स्पीड कितनी होती है? √2gh, पढ़ा है हमने. तो kb इज इक्वल्स टू हाफ m vb². सो दिस इज हाफ m, √2gh का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2gh, और ये हो जाएगा हमारे पास mgh. और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं B पर कैलकुलेट करता हूं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैंने पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड को 0 पे रखा है, तो रेफरेंस लिया है, तो mg इंटू हाइट हो गई 0, सो दिस इज 0. अगेन अगर मैं इसको सम करता हूं सो अभी भी mgh ही आया. अगर बीच में कोई पॉइंट भी लोगे ना आप, सपोज अगर मैं इस पॉइंट C की बात करूं, अगर कहां पे कोई पॉइंट D भी लूंगा जिसकी अलग अलग हाइट है, मान लीजिए ये हाइट h1 आ गई, इसकी हाइट h2 आ गई, यहां पर भी टोटल एनर्जी mgh ही आएगी. हाउएवर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका सम यहां पर भी mgh ही आएगा. आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. और दूसरा एक चीज देखो, जब A पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी 0 हो गई. तो पोटेंशियल एनर्जी जब 0 हुई तो वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तो वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में. सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. क्लियर? तो ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर मैं समझूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर इंटरनल फोर्स की भी बात करूंगा. तो अगर हमारे पास किसी सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हुआ है, या मैं कहूं कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 है, या इंटरनल फोर्स अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव हैं, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से भी वर्क डन हमारे पास नहीं हुआ है, तो उस केस में सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड होगी. क्लियर हुआ? प्रैक्टिकल अगर सिचुएशन देखें हम, हमारे जो नेचर में जितनी भी किसी वहाँ पर हमारे पास जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. तो जहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पर बेटर है आप क्या अप्लाई करो? वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो. और जहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेज या जो इंटरनल फोर्सेज हमारे पास काम करती हैं, तो उस केस में हमारे पास आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करो. क्लियर? जब हमारे पास फ्रिक्शन इन्वॉल्व है या एक्सटर्नल फोर्सेज इन्वॉल्व है, तो आप सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करो, आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा इजी हो जाएगी. क्लियर हुआ? चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ आपको. ये एक एग्जाम्पल लिया है और इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg फ्री टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय ux is equals to x square upon 2 minus x joule. If the total mechanical energy of the particle is 2 joule, then find its maximum speed.
तो एक पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है हमारे पास 1 kg और इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको दे दी उसने 2 जूल। तो उसने बोला है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, U इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स। तो हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम स्पीड। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे पहले इसको du अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कीजिए, जहां से हमें क्या मिलेगी, फोर्स मिलेगी। तो du अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, तो देखो निकालो इसको। तो ये हो जाएगा 1/2, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, सो दिस इज x माइनस 1। और आपको इसकी मिनिमम या मैक्सिमम कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, x का डिफरेंशिएशन 0, सॉरी x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, सो ये आया 1, इसका मतलब पॉजिटिव। यानी अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बताओ। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि इस केस में हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ है। और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ है तो U क्या होगी, मिनिमम होगी। तो U मिनिमम निकालने के लिए मैं क्या करूं, इसको du अपॉन डी एक्स क्या करूंगा, 0 पुट करूंगा। तो हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। यानी x इज इक्वल्स टू 1 पर उस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे करूं, आगे देखिए। तो U मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो U मिनिमम विल बी इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या थी, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1/2 जूल। इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब टोटल एनर्जी कितनी होती है, K मैक्सिमम प्लस U मिनिमम, क्योंकि मैंने भी बोला टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड ही रहनी है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है 2 जूल ये है, K मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करनी है और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी -1/2, सो दिस K मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 3/2, 2 प्लस 1/2, सॉरी 5/2, और K मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 5/2। तो यहां पर आप v कैलकुलेट कर सकते हो और इसकी वैल्यू आ जाएगी √5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 8 मीटर, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट राइजेस टू 6 मीटर। भाई बॉडी को 8 मीटर की हाइट से आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद ये फिर राइज करती है 6 मीटर तक। व्हाट इज द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इंपैक्ट। जब ये इंपैक्ट हुआ यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी में कितना फ्रैक्शनल लॉस हुआ। हमें बाकी जो रेजिस्टेंस की वजह से जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट करके रखना है। क्लियर। तो फ्रैक्शनल लॉस का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर जब ये नीचे आई होगी इसके पास कुछ काइनेटिक रही होगी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फिर उसके बाद ये ऊपर गई, लेकिन अगर ये इसी काइनेटिक एनर्जी से ऊपर जाती तो ये वापस इसी हाइट तक पहुंचती, लेकिन वो उस हाइट तक नहीं गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ऊपर रिलीज हुई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कम होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, तभी तो वो कम हाइट तक गया, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी में कम चेंज हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में, दिस इज द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैं दिखाता हूं आपको। फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में जितना लॉस होगा उतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी में भी लॉस होगा, और जितने, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में जितना इंक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में उतना डिक्रीज हुआ, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में जितना डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में इतना इंक्रीज हुआ। तो डिफरेंस तो हर केस में बराबर ही रहना है अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ? अभी जो हाइट थी वो कितनी थी? mg इंटू 8, और उसके बाद हाइट कितनी हो गई? mg इंटू 6 अपॉन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mg इंटू 8। आप काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते थे, आप पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते तब सॉल्व करते। अब देखिए mg से mg कैंसिल हो गया, 8 माइनस 6 अपॉन 8 दैट इज 2 अपॉन 8 दैट इज 1/4। सो इतना इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम यहां पे? चलिए एक प्रॉब्लम और लेता हूं। ये देखिए, अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l is placed in horizontal position. Find the work done by the external force against gravity to alter its configuration from horizontal position to vertical position. तो आपके पास एक रॉड है, आप अज्यूम कीजिए आपके पास ये पेंसिल जिस पेन से आप काम कर रहे हैं वो एक रॉड है, और वो अभी टेबल के ऊपर रखी हुई है और आपने इसको वर्टिकली खड़ा कर दिया। तो वो पूछ रहा है कि बताइए कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी टू ऑल्टर इट्स कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। तो कितना वर्क हुआ है? क्लियर? तो मैं इसको डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। देखिए, ये अभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और रॉड की लेंथ आपको दे रखी थी कितनी? L। और जब इसको आप वर्टिकल कर देंगे बेटा, तो ये जो सेंटर है ये आपका यहां आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? L/2। यानी अगर मैं इसको रेफरेंस लेके चलता हूं जीरो पोटेंशियल एनर्जी का, तो अब उसके रेस्पेक्ट में यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg इंटू L/2। और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ वही तो वर्क डन हुआ। सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ? तो कितना हुआ हमारे पास? mg इंटू L/2 माइनस u। सो आंसर इज mg L/2। दिस इज योर आंसर। क्लियर? इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम लेता हूं। ये देखिए यहां पे, ये एक प्रॉब्लम दी है, बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम है। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। अ ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन, ये एक ब्लॉक है, 10 न्यूटन का वेट है इसका, तो यानी 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू mg। तो g की वैल्यू अगर 10 रखोगे तो इसका मास आ गया आपके पास, कितना हो गया? 1 kg। ट्रेवल्स डाउन अ स्मूथ कर्व्ड AB जॉइंट टू अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये A से B तक स्मूथ है और ये हमारे पास रफ है। ये द रफ सरफेस हैज अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ 0.20 विद द ब्लॉक। तो जैसे ही ब्लॉक इस पे आएगा यहां पे, तो 0.2 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इफ द ब्लॉक स्टार्ट स्लीपिंग ऑन द ट्रैक फ्रॉम द पॉइंट 1 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन it would move a distance s on the rough surface. तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s। तो क्या होगा बेटा, जब ये यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो जब वो B पॉइंट पर आएगा तो यहां पर वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। लेकिन क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन है, तो जैसे जैसे यहां पर इस ब्लॉक पर आके इसकी स्पीड 0 हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो सारी की सारा जो वर्क हुआ वो कहां का वेस्ट हो गया? फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में वेस्ट हो गया। तो बताइए कि कितने डिस्टेंस बाद ये ब्लॉक रुकेगा? क्वेश्चन समझ में आया? तो देखिए कैसे करते हैं। इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहां पर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? आपको स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है।
सो यहां पर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, के मैक्सिमम mgh के इक्वल ही रहेगी। और अब ये इस mgh से जब आ रहा है तो यानी यहां पर इसके पास एनर्जी है mgh। क्लियर? अब जब इसकी फाइनल हमारे पास जीरो हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पे एक फोर्स लगी होगी अपोजिट डायरेक्शन में F। इस फोर्स की वजह से हमारे पास ये रुका। और ये फोर्स कैसे निकालेंगे हम? फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? mg, और mg कितना है? 10 न्यूटन। तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ mg। इतना फोर्स लगा। और जो वर्क होता है बेटा, वर्क डन, या मैं कहूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, एंड दैट इज इक्वल्स टू फोर्स अगेंस्ट द फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास? mgh, दैट इज इक्वल्स टू म्यू mg इंटू डी। और आपको ये डी तो निकालना है। अगर मैं इसको डी लिखता हूं तो mg से mg कैंसिल हो गया, सो यहां से हमारे पास डी आ गया हमारे पास h अपॉन म्यू। और h की वैल्यू कितना है बेटा? 1। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीधा आ जाएगा 5 मीटर। देखो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 5 मीटर। तो 5 मीटर डिस्टेंस चल के ब्लॉक रुक जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम स्प्रिंग की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और स्प्रिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर बात करें। डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चल।